सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देख ही चुका होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज 71st BPSC। इसका नोटिफिकेशंस आ चुका है, ठीक है ना, कुछ दिन पहले ही आ चुका है, बट वीडियो बना रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। ये वीडियो टोटली बेस्ड होगा इसके डिटेल सिलेबस एनालिसिस पर, और हम लोग जानेंगे 8 स्टेप्स टू क्रैक इट, यानी कि 8 स्टेप्स को देखेंगे। 8 कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम लोग अगर डिसिप्लिन बाय हार्ट अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितना है? लगभग 1200 प्लस सीट्स के लिए इसमें फाइट होने वाला है स्टूडेंट्स लोगों के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या है इसका सिलेबस, क्या है इसका तैयारी करने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी ये सब वगैरह जो सीसी एग्जामिनेशंस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, इसका मेन मुद्दा में आते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है, इसका पहला स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स, ठीक है। ये होता ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू टाइप हो गया। दूसरा स्टेप होता है मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। और तीसरा होता है इंटरव्यू, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। अब ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कि एक टिकट दिलवाता है आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। मेरिट लिस्ट में इस एग्जामिनेशन का कोई भी मार्क्स ऐड ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रीलिम्स सिर्फ एक टिकट है मेंस में बैठने का, और जब मेंस हो गया तो फिर मेंस से फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस। मेंस का डिटेल्स अभी हम लोग नहीं समझते, हम लोग प्रीलिम्स, पहले प्रीलिम्स है, पहला स्टेज प्रीलिम्स का है, तो हम लोग प्रीलिम्स के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम्स पैटर्न में सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है। तो पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, ठीक है ना, एक ही पेपर होता है समान अध्ययन से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा कर दिए हैं। जनरल स्टडीज़ टोटल मार्क्स जो होता है ना वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 150, जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? तो ड्यूरेशन कितना होता है भाई? 2 घंटे का, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन है और 120 आपके पास मिनट्स है। अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो आपको थोड़ा मतलब जैसे बोल सकते हैं एक क्वेश्चन पर 1 मिनट समथिंग वगैरह आपके पास टाइम होता है ना। ये चीज़ मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इसका क्या है। तो हर सही आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है, यानी कि 150 क्वेश्चन से यही बनाते हैं तो आपको 150 नंबर मिलता है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क काट लिया जाता है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 ऑफ मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एक तो स्पीड है ना, एक तो स्पीड चाहिए और दूसरा चाहिए एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी भी चाहिए, यानी कि आप गलत नहीं बना के आओ। आपको जो लगता है कि हाँ ये कंफर्म है, आप उस पर टिक करके आओ, वो चीज़ आप करेक्ट करके आओ सही से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, MCQ टाइप का एग्जामिनेशन होता है। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस के बारे में। डिटेल सिलेबस में क्या क्या है? सबसे पहला जो है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस क्या होता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम साइंटिस्ट बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल साइंस में होगा क्या, हम लोग जो नॉर्मली जो पढ़ते हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो जो हम लोग का डेली लाइफ में जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन होता है, चाहे जैसे एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मैटर, जैसे केमिस्ट्री से हो गया, फिजिक्स से हो गया, बायोलॉजी से हो गया, तो ये हम लोग का जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना होता है। बुक्स के बारे में बताएंगे आपको कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। जनरल साइंस में ये सब चीज़ है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है कि हाँ हम लोग दुनिया भर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एकदम PhD कर लिए, IIT एकदम पहुँच गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करंट इवेंट्स में देखा जाए तो करंट इवेंट्स में हम लोग को आ रहा है करंट अफेयर्स, वो होगा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड, नेशनल और इंटरनेशनल। और उसमें आप एक तड़का लगा लीजिए बिहार का भी, तो बिहार से भी रिलेटेड है करंट अफेयर्स, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। नेशनल इंटरनेशनल्स में क्या हो सकता है भाई, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, अवार्ड्स क्या क्या है, अपॉइंटमेंट्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये सब सारा चीज़ शामिल होना है। हिस्ट्री में देख लेते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी देखना है, और बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो इंडिया को तो जानना ही है और बिहार को भी स्पेशली जानना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा
कि इंडिया का हिस्ट्री के बारे में तो हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना ही है और बिहार का हिस्ट्री पर पूरा का पूरे अच्छे तरीके से जोर देना है। जैसे कि बिहार का हिस्ट्री में बहुत सारा हो जाता है, इवेंट्स हो गया, मूवमेंट्स हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हो गया, मतलब फैक्ट एंड फिगर्स हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसमें बिहार का रोल क्या है। जैसे मूवमेंट हुआ इंडिया में, कोई तरह का टाइप का चीज़ हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुआ, उसमें बिहार का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। एग्जाम्पल्स में जैसे बोल सकते हैं संथाल रिवॉल्ट हो गया, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब सारा चीज़। तो बिहार कैसे रिलेट कर रहा है हमारे हिस्ट्री में, वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा हिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट में आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी देख लेना है। तो इंडिया का फिजिकल देखना है, सोशल देखना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी देखना है। इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर भी समझना है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी जानना है, उसके फीचर्स को समझना है। बिहार का ज्योग्राफिकल डिवीजन भी जानना है और मेजर रिवर सिस्टम में, यानी कि बिहार के बारे में पूरा ज्योग्राफी भी हम लोगों को पढ़ना होगा। क्लियर सी बात है भाई। पॉलिटी में आते हैं तो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, पंचायती राज है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है इंडिया, और बिहार में प्लानिंग, ठीक है ना। तो बिहार से कैसे रिलेट कर रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, है ना, वो सब सारा चीज़ देखना है। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के इकोनॉमी में मेजर चेंजेस, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे भी। जनरल मेंटल एबिलिटी में हो गया, ये थोड़ा सा रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया। आप अगर थोड़ा बहुत भी जैसे एसएससी का रीजनिंग, चाहे आप क्या बोलते हैं बैंकिंग का रीजनिंग वगैरह भी सॉल्व किए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होता है और वैसा कुछ है नहीं, 10 क्वेश्चंस के अंदर सिमट जाता है ये सब। बाकी का उधर होता ही होता है, 140 क्वेश्चंस वही होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा प्रीलिम्स का एक विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा। हमारा विनिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विनिंग स्ट्रैटेजी कहने का मतलब ये हो गया ना कि हम लोगों को प्लान करना होगा एक प्रिसाइज, है ना, वेल प्लान स्ट्रैटेजी। एक अच्छा प्रिसाइज करने का मतलब हो गया कि हम लोग उस पर टिके रह सके और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबल रूटीन्स भी रखना है, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी भी रखना है, ताकि समय पड़े तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी कर पाए हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन से नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, तो एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान हम लोग को बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखना होगा। चलिए भाई, तो हमारा कहना था, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे, 8 स्टेप्स में हम लोग इसको क्रैक करने वाले हैं, ठीक है ना। 8 स्टेप्स वो क्या क्या फॉलो होगा। तो सबसे पहला स्टेप है डीपली अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब सिंपल सा चीज़ है, सबसे पहला चीज़ है आप सिलेबस का प्रिंट निकालिए और अपने पास रखिए, है ना। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला काम आपके लिए यही है, प्रिंट द सिलेबस को निकालिए, सामने रखिए, उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, उसके बारे में सोचिए। फर्स्ट डे आपको ये करना ही है, हर हाल में करना है। आप उसका प्रिंट निकालिए, घर में रखिए, जहाँ स्टडी जहाँ भी करते हैं वहाँ पर सामने रखें। मतलब वो आपका एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड ऑफ द क्या बोल सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट तक वो आपके साथ होना चाहिए, वो सिलेबस एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, दूसरा है एनालाइज टॉपिक वेटेज। अब टॉपिक वेटेज को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, तो PYQ के थ्रू, ठीक है ना। PYQ के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है। तो PYQs में हम लोग कितना साल का उठाएंगे भाई, तो 5-7 साल का उठा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 10 साल का उठा लीजिए, पीछे का 10 साल का एग्जामिनेशन का जो भी है, PYQs को उठा लीजिए, क्योंकि PYQ से ना बहुत आइडिया मिल जाता है। आइडिया क्या क्या मिलेगा आपको, पता चलेगा कौन सा टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है हमेशा, है ना। करंट इवेंट से पता चल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, छोड़ना नहीं बोल सकते, कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक मतलब हल्के से पढ़ के भी निकल जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जैसे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो वो सब काम करना है, साम दाम दंड भेद सब करना है, ठीक है। ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, ठीक है ना। जैसे साइंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ये सब से के लिए ना PYQ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PYQ से पता चल जाएगा भाई कितना पुराना हम लोग का करंट अफेयर्स आ रहा है ना। जनरल साइंस से हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से पूछा गया, क्लास 9th में जो चीज़ पढ़े थे वो पूछा गया था, क्लास 10th में जो चीज़ पूछे थे, जो चीज़ पढ़े थे वो चीज़ पूछा गया, वो ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग तो दिमाग में रख ही लीजिए, एक कोना दे दीजिए उसको, नेगेटिव मार्किंग है। आप मतलब गलत किए तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग गया।
मतलब बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो तभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए उस क्वेश्चंस के आंसर के प्रति कि हाँ भाई यही आंसर होगा, ये हम कॉन्फिडेंट हैं, इस पर हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए नहीं तो 1/3 आपका निगेटिव जाएगा, आप मेहनत करके आओगे, आपका मार्किंग निगेटिव आएगा तो आपको लगेगा कि भाई बेकार हो गया। नेक्स्ट है दूसरा स्टेप क्या है भाई, तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम लोग को कोई भी चीज़ अगर एम्पायर खड़ा करना है, कोई भी चीज़ बड़ा करना है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन हमारा करता है भाई कौन, NCERT। NCERT आपको मतलब बाय हार्ट पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। NCERT आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब NCERT पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, 6 to 12 तो यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 6 to 12, है ना। बट कोई ज़रूरी नहीं है 6 to 12, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 to 10 पढ़ लो। 6 to 10 मोर देन इनफ हो जाता है, अच्छे से अगर इसका कॉन्सेप्ट को समझ ले तो मोर देन इनफ है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप 9 to 12 पढ़ सकते हो। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में 11th का जो ज्योग्राफी है इसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। अगर ये आप नहीं पढ़े तो बेकार है फिर ज्योग्राफी पढ़ना। 11th का ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब सारा चीज़ तो ज़रूरी हो जाता है आप कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चीज़ पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन भाई, NCERT, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स का। अब NCERT हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, पढ़ लिए अच्छे से, है ना, और इसको जितना जल्द से जल्द हो सकता है उसको ख़त्म करना है। प्रॉपरली नोट्स आप लगाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए, बुक को गंदा कीजिए, जो आप कर सकते हो कीजिए। ये कोई मतलब नहीं बनता है कि हाँ उसको एकदम साफ सुथरा रख के सब चीज़ दिमाग में, सब कुछ दिमाग में नहीं रहता है, कुछ सामने भी होना चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट में विजुअलाइज भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दी बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मेडिवल में पढ़ना है तो सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है, और एंशिएंट में पढ़ना है तो RS शर्मा। एंशिएंट में एक और बुक आती है पूनम दलाल दहिया ऐसे करके कोई बुक है, वो भी अच्छी किताब है, वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स मिल जाता है, वैसे तो हम वीडियो बनाएंगे तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मेटली अगर PDF फॉर्मेट में किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स मिल जाता है तो वो भी आप क्विक रिवीजन के लिए रख सकते हो, है ना। लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का एक GS का जनरल नॉलेज का GK का जो बुक आता है वो रखिए, क्योंकि ये समरी हो जाएगा आपका, है ना। पूरा टॉपिक पढ़ लेने के बाद उससे जब आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ है, तो वो एक क्विक टाइम में, मतलब एक छोटा सा टाइम में आपको क्विक रिवीजन दे जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा था, कंसाइज ओवरव्यू दे जाएगा। ये तो हो गया बात हिस्ट्री का। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का। पॉलिटी M लक्ष्मीकांत, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसके आगे कोई बात ही नहीं किया जा सकता। M लक्ष्मीकांत आपको पेज बाय पेज क्लियर करना होगा। बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में महेश बर्नवाल, ठीक है ना, महेश बर्नवाल कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है ना। फिर मजीद हुसैन भी आप देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का एटलस ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना एटलस का ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ पाओगे, तो एटलस ज़रूर रखिए। ऑक्सफोर्ड रख सकते हैं, ब्लैक स्वान रख सकते हैं, जो भी ये दोनों में से कोई भी आपके लिए जो अच्छा होगा, जो अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हो, आपके पास होगा भी। जनरल साइंस का अगर बात करते हैं तो लूसेंट जनरल नॉलेज, जनरल सेक्शन, साइंस का एक अलग से किताब भी आती है जनरल साइंस करके, ठीक है। वैसे अगर आप NCERT कवर कर ले रहे हो और आपका मतलब 10th तक साइंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो आपको एक्स्ट्रा साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, आप करंट अफेयर्स लीजिए साइंस से, क्योंकि होता क्या है ना, कुछ नया चेंजेस होते रहता है, कुछ इधर बना, कुछ नया इन्वेंट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो चीज़ आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर हम हैं, वर्मा GSG के आपके लिए सदा तत्पर है, हमेशा रहेगा। ये क्या खुल गया, ओके, ठीक है। इकोनॉमी में आते हैं तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हम लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ेंगे, जो कि है रमेश सिंह का जो बुक होता है वो पढ़ सकते हैं। फिर प्रतियोगिता दर्पण का एक स्पेशल इशू बुक आता है, ये कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस जैसा हम जानते हैं, हम पढ़े हैं, देखे हैं, ठीक है ना, तभी आपको बता पा रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इशूज बहुत ही अच्छी किताब है, एकदम कंसाइज व्यू में है, आपको पूरा का पूरा अच्छा से हर एक चीज़ के बारे में, इवन करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। वैसे अगर आप एनसीईआरटी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है। एनसीईआरटी का एक सीरीज़ हम साइड बाय साइड चलते रहेगा, ये पूरा का पूरा होगा किससे भाई, तो साइंस का होगा, ठीक है, फिर हमारा हिस्ट्री का होगा, फिर ज्योग्राफी का होगा, पॉलिटी का होगा, इकोनॉमी का होगा। ये सब का एनसीईआरटी का सीरीज़ एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, बहुत ही अच्छे हॉलिस्टिक फॉर्म में आपको मिलता चला जाएगा एकदम, कि आपको अलग से एनसीईआरटी ना पढ़ने का, रीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना हॉलिस्टिक वे में आपको मिल जाएगा एक एक चीज़, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को एकदम डीप डाउन में जाकर हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके हम लोग को मंगल ग्रह पर जाना है, नहीं जाना है हम लोग को मंगल ग्रह पर, हम लोग को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ठीक है, और प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस क्वालिफाई करना है, मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट में बैठना है, ठीक है ना, और वहाँ के बाद पोस्ट लेना है, बस इतना ही काम करना है, मंगल ग्रह नहीं जाना है। जब जाना होगा तब हम लोग चले जाएंगे, है ना। तो और फिर इम्पॉर्टेंट अगर इकोनॉमी का बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों पर एकदम पैना नज़र रखना पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट नेक्स्ट ईयर वाला आते आते हम लोग का मेंस घुस जाए, तो मेंस में क्वेश्चंस पहुंच ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा भाई, तो स्पेशल फोकस ऑन बिहार स्पेसिफिक नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बनाकर रख लीजिए, इससे क्वेश्चंस बहुत आता है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, तो बिहार का चीज़ तो पूछेगा ना भाई, इंटरव्यू में आपसे बिहार के बारे में पूछ लेगा, तो आपको पता ही नहीं होगा, और अब बिहार में आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो वो चीज़ जानना जरूरी होगा। आप जिस जगह पोस्टेड होने वाले हो, चाहे जिस जगह जाने वाले हो, ठीक है, वहाँ के बारे में आपकी जानकारी ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। मेरे को जाना है मान लीजिए इंग्लैंड, और हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से टिकट बनेगा, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, तो पता चल गया कि वो सिर्फ तय करना रह गया रास्ता, और कुछ नहीं हुआ, है ना। चलिए भाई, तो बिहार स्पेसिफिक नॉलेज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, तो बुक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी किताब है बिहार एक परिचय बाई इम्तियाज़ अहमद, ठीक है ना, इनके थ्रू एक बिहार एक परिचय बहुत ही अच्छी किताब है, और इससे आपका पूरा का पूरा बिहार का ना वो आपको आइडिया मिल जाएगा हर चीज़ के बारे में। और केसी नैनो पब्लिकेशंस का एक बिहार स्पेशल बुक आता है, वो भी बहुत अच्छी किताब है ना। फिर एक नो योर स्टेट बिहार क्राउन पब्लिकेशंस का आता है, बिहार से रिलेटेड, ये सब बुक है, तो आप इसका एक ये बुक ले लीजिए। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू का भी बुक आता है, यानी कि ये पढ़ कर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, एक दूसरे बुक से पत्ती सी किताब आती है, एमसीक्यू का बुक आता है, वो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना। ये बिहार स्पेशल बुक हो गया, ये ले लीजिए, या नो योर स्टेट क्राउन पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई दोनों में से एक भी ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है ना। अरिहंत का भी अच्छा बुक आता है, ध्यान में रखिएगा। टॉपिक्स है फोकस ऑन बिहार हिस्ट्री, इसमें जो हम लोग टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो बिहार हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में डिफरेंट स्कीम्स हो गया, डेवलपमेंट्स हो गया, बजट्स हो गया, सेंसस हो गया, आर्ट एंड कल्चर में प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हो गया, फिर करंट अफेयर्स हो गया, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार पर्सपेक्टिव से, है ना। नोट्स हम लोग को बनाना जरूरी है, एक कंसाइज नोट, एक शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, जो हम कोशिश करेंगे आपको अवेलेबल कराने का हैंड रिटन फॉर्मेट में, है ना। हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको मिलता चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी हम कंप्लीट कराएंगे, उसका हैंड रिटन नोट्स देने का हम कोशिश करेंगे। तो कंसाइज नोट्स अगर आप, और हम तो बोलेंगे कि आपको खुद से नोट्स बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाते हो ना, तो आपका क्या होता है ना, एक तो हाथ चलता है, दिमाग चलता है, आँख से नज़र जाता है, तो वो बहुत सारा फॉर्मेट में ना दिमाग में रहता है, एक विजुअलाइज हो जाता है कि हाँ भाई हम लिखे हैं, मेरे को याद है, हम ऐसा, तो वो लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और लिखने से तो पीछे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मेंस में लिखना ही पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि आप बिना लिखे पढ़ के निकल जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप एग्जाम में जाकर लिख लोगे। अगर ऐसा सोचते हो देन यू हैव, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप सीरियस नहीं है, ठीक है ना, सीरियस नहीं है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिगर्स रिलेटेड टू बिहार, ये सब चीज़ हो गया। सेंसस वगैरह में जो भी होता है, डेटा वगैरह बहुत आता है, डेटा ड्रिवन एग्जाम होता है, और कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ये मतलब कि एक तरीके से आपको ना ये सक्सेस दिला सकता है, इससे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। अब डेली के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर है, मंथली मैगजीन है, गवर्नमेंट वेबसाइट से, टाइम फ्रेम है, बिहार करंट अफेयर्स। अब देखो टाइम फ्रेम सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग को ना 3-4 महीना पुराना नहीं, 8 से 12 महीना, 1 साल पुराना करंट अफेयर्स देख लेना होगा, मैक्स टू मैक्स अगर जा सकते हैं
तो आप अगर ईयर वाइज देखें तो 2024 से लेकर जितना भी करंट अफेयर्स बना है वो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। मंथली मैगजीन आप जो चाहो उठा लो, जितने बहुत सारा साइट्स है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, उनका पीडीएफ उठाकर एक बार पढ़ लो, देख लो। जैसे बहुत सारा है, विजन आईएएस हो गया, शंकर आईएएस एकेडमी हो गया, फिर दृष्टि पीसीएस आईएएस हो गया, ये सब सारा चीज़, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब आपका बहुत हेल्प करने वाला है। ये सब करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब से अच्छा बेटर चीज़ आपको नहीं कोई देगा, ठीक है ना। यूट्यूब आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको पेपर न्यूज़पेपर लेके रीड करना, उससे आर्टिकल निकालना, ये वो करने का ज़रूरत नहीं, वो सारा का सारा आपको न्यूज़पेपर में यहाँ यूट्यूब्स पर मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो, मतलब करंट अफेयर्स के लिए तो आपके लिए एकदम सेट है कि आपको यूट्यूब यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आपका क्या, अगर आपको और भी कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यूट्यूब आपके लिए दी बेस्ट हो जाएगा। ओके, बिहार करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए, बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, है ना, ये सब के लिए। फिर टाइम फ्रेम तो बता ही दिए, गवर्नमेंट वेबसाइट से बहुत सारा वेबसाइट्स होता है, पीआईबी वेबसाइट से उसको फॉलो कर सकते हैं आप, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वाला। मंथली मैगजीन किसी एक का उठा लीजिए, न्यूज़पेपर आपके पास आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके लिए यूट्यूब जिंदाबाद। प्रैक्टिस करना होगा और मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स पीवाईक्यू को आपको समझना होगा क्या है कैसा है, उसको एनालिसिस करके आपको अपना एग्जाम पैटर्न तैयार करना होगा, अपना क्वेश्चंस, अपना प्रिपरेशंस उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आप लगाइए रेगुलरली। पहले आप अभी जैसे एग्ज़ाम्स अभी तो थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर नहीं बोल सकते, मतलब समय ज़्यादा अब नहीं बचा है, कभी भी ले लेगा एग्ज़ाम। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर देखिए तो अगर 80-90 दिन भी है, ठीक है ना, तो आप अभी इनिशियली आप वीकली में एक मॉक लगा सकते हो, और नहीं तो आप उसके बाद जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा ना, तो आप क्या कीजिए, 2 दिन में एक मॉक लगाइए। और फिर टाइम मिले, अगर आपके पास टाइम है प्रॉपरली, तो आप डेली भी मॉक लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट का क्या है वो मॉक, ये क्या आ जाता है, टेस्ट पेपर आता ही है। तो आप टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, उसको लगाओ, टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, उसको लगाओ, उससे एनालिसिस करो आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस पर आपको टाइम देने का ज़रूरत है, ये सब सारा टाइम मैनेजमेंट करके, ठीक है ना। स्कोरिंग पैटर्न पकड़ो कि आप 150 क्वेश्चंस है 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, तो आप कैसे कैसे स्कोर कर सकते हो, है ना। आपको कौन सा चीज़ पहले पकड़ना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ से उठाना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सब सारा चीज़ वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ये तो पैरामाउंट है, इसके बिना तो कोई उपाय ही नहीं है ना। विदाउट रिवीजन यू वॉन्ट रिटेन द इन्फॉर्मेशन यूज ऑलरेडी। जितना आप पढ़ते पढ़ते आप पूरा संसार पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो वो संसार खत्म हो जाएगा, है ना। रेगुलर रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। कंसाइज नोट्स बनाइए, तभी आपका रेगुलर अच्छे से रिवीजन हो पाएगा अंतिम टाइम में। फ्रिक्वेंट रिपीटेशन कीजिए, दिन भर में जो पढ़े ना, रात में एक बार फट पढ़ना, पलट के अच्छा ये पढ़े। फिर जैसे सुबह नींद खुलता है थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, फिर सुबह अच्छा ये पढ़े थे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के आप उसको रिवीजन दीजिएगा ना, आपका दिमाग में वो चीज़ सब कॉन्शियसली बैठ जाएगा, और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को। टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आप अपना टाइम को मैनेज कीजिए, बिना टाइम मैनेजमेंट किए आप सक्सेस नहीं पा सकते। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है ना। एक स्टडी प्लान, टाइम एलोकेशंस, ठीक है ना। अब देखा जाए तो कम से कम 6 से 8 घंटा एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 6 से 8 घंटा बोले तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको 4 से 5 घंटा 5 से 6 घंटा तो आपको सिटिंग देना पड़ेगा, उसके बाद रिवीजन के लिए अलग से टाइम है। तो ये सिटिंग आवर्स है आपका, ठीक है ना। आप यहाँ पर एकदम गहन अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा 6 to 8 आवर्स। उसके बाद फिर आप रिवीजन का टाइमिंग अलग है, ठीक है ना। यूट्यूब का टाइमिंग वो सब उसमें अलग हो गया। बाकी ये तो हो गया आपका सेटिंग टाइम, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब सारा चीज़। इतना अगर आप लोग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा सा मेंटली फिजिकली थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंतिम स्टेप में आ जाता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, है ना। अंतिम स्टेप में आ जाता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो आपको शॉर्ट ब्रेक्स भी लेना पड़ेगा, छोटा ब्रेक्स लीजिए, है ना। ब्रेक्स लेने का मतलब ये नहीं है कि चलो भाई 2 घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, ब्रेक्स लेने के चक्कर में 4 घंटा ब्रेक्स लिए, घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वो नहीं, छोड़ दीजिए।
ठीक है ना, वो समय नहीं रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर ये वो मतलब कि कुछ भी कीजिएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी दोस्त बनाना, ये बनाना, मेरे हिसाब से हमको जहाँ तक लगता है, हम पर्सनली ना ग्रुप स्टडी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो हो सकता है कि ये मेरे में फॉल्ट हो सकता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, आपको ग्रुप स्टडी अच्छा लगता है तो आप ग्रुप स्टडी कर लो, ठीक है। और आपको अगर आइसोलेट रह के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप आइसोलेट रह के पढ़ो, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है। दोस्ती यारी बाद में भी हो जाएगा, बुढ़ापा में भी दोस्ती कर लेंगे, पार्क में बैठेंगे तो बूढ़े लोगों से भी दोस्ती हो जाता है, वहाँ भी फेसबुक का आईडी शेयर हो जाता है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपने आप दोस्त बनते हैं, हो गया। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस जगह पर है। आपसे लोग हाथ मिलाएगा ना तो ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, आपसे ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना पैसा कमाते हो और कितना सैलरी है, फलाना ढिमकाना। आपका रुतबा देखेगा, आपका हर वो चीज़ देखेगा। और आप बीपीएससी क्वालिफाई करके डीएसपी बन जाते हो, ठीक है ना, कहीं अच्छे जगह पोस्टेड हो जाते हो ना, तब आपसे लोग हाथ मिलाने के लिए भी सोचेगा। वो खुद सोचेगा कि हम डिज़र्व करते कि नहीं इनसे हाथ मिलाना, ठीक है ना। आप तो डिजर्व कर ही रहे हो, आपसे तो लोग आएगा ही मिलाने के लिए हाथ, लेकिन वो खुद सोचेगा अगला आदमी, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो आज आपके बारे में सोच रहा होगा कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, ऐसा है वैसा है, इससे नहीं होगा, छोड़ दो हटा, इससे क्वालिफाई होगा, नहीं होगा, कल हो के आपको खोजेगा फिर आपको, ठीक है ना। आपका मिसाल देगा कि अरे भाई बनना है तो ऐसा बनो, बनना है तो इसके जैसा बनो। बस एक मेहनत, एक साल तो नहीं बोल सकते, यहाँ से अगर बोला जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होते होते लगभग 12-13 महीना तो लग ही जाता है, ठीक है ना। बट अगर ये चीज़ आप कर लेते हो किसी भी तरीके से अच्छे से मन मार कर, ये वो कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए सेट है, हर कुछ, हर चीज़ सेट है। आपको फिर कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, सोचने से पहले आपके पास आ जाता है ना। चलो भाई, तो एक्सरसाइज, मेडिटेशंस भी करना पड़ेगा, ये सब सारा चीज़, स्लीप देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब स्लीप देने का मतलब 10 घंटा 12 घंटा सो रहे हो नहीं चलेगा भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो स्लीप करने के लिए स्लीप होना चाहिए, आप टाइमली स्लीप कर लो ना भाई, मतलब 10-11 बजे तक सो और सुबह 5 बजे उठ जाओ। अगर आप रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ो, ठीक है, लेकिन आपको 5 घंटा 6 घंटा सोना है तो 5 घंटा 6 घंटा सो। अब 5 घंटा 6 घंटा के नाम पर 8 घंटा 10 घंटा सोओगे, और वो आदत बनाओ ना, डेली का आदत बनाओगे तभी तो हो जाएगा ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि नहीं भाई चलो भाई इतना हो गया, अब मेरे को पढ़ाई करना है, ऐसा है वैसा। अब आदत ही नहीं बनाओगे, आज 4 घंटा, कल 8 घंटा, कल ज़्यादा ही पढ़ लिए, कल रात भर पढ़ लिए, नहीं सोए, कल खेलने के चक्कर में, मूवी के चक्कर में, तब तो फिर गया भाई, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वो सब चीज़ नहीं है, आज पढ़ लो, आज सब कुछ कर लो, उसके बाद फिर लाइफ में करते ही रहना, जितना मस्ती करते रहना, कर लेना 1 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो भाई, इन नटशेल अगर देख लेते हैं, मतलब रीकैप कर लेते हैं सारा का सारा। सिलेबस पर ध्यान देना होगा, PYQs देखना होगा, बुक्स है, नोट्स है, करंट अफेयर्स है, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है। तो इसी ऑर्डर में आपको आना पड़ेगा, है ना। फोकस हेवनली और बिहार स्पेसिफिक कंटेंट, जैसा कि हम पहले भी बता दिए हैं, है ना। नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है, देखना, ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिसेस करना है और रिवीजन पर ध्यान देना होगा। इस पर आप खास फोकस रखिएगा, क्योंकि ये आपको ना, आपका मेहनत को ना पानी कर देता है एक्चुअली, निगेटिव मार्किंग। तो ध्यान में रखना होगा आपको ये चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग उसको डिकोड कर लिए, प्रीलिम्स का सिलेबस को, ठीक है। जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस के सिलेबस को देखा जाएगा, है ना। तो गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप सपना देख रहे हो, है ना, अगर इस चीज़ का सपना देखे हो कि मेरे को इस बार BPSC क्वालिफाई करना है, निकालना है, किसी भी तरीके से क्रैक करना है, तो आप पूरा कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, कोई भी टाइप का चीज़ पूछना है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। हम रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है विदिन 10 मिनट में कर दें, विदिन 1 आवर में कर दें, जैसे हम देखेंगे वैसे हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बस चलिए, तो बस ये हो गया हमारा पहला सिलेबस का वीडियो। अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो अब क्लास भी करना है आप लोगों को, क्लास करते रहना है। पहला वीडियो
बहुत जल्दी हम लोग मतलब पूरा का पूरा सीरीज़, और वो सीरीज़ बनाएंगे ना तो वो हम बीपीएससी के फॉर्मेट में रख देंगे। फॉर्मेट कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें 71st बीपीएससी करके हम पूरा का पूरा 71st बीपीएससी हिस्ट्री, 71st बीपीएससी ज्योग्राफी, 71st बीपीएससी इकोनॉमी, 71st बीपीएससी बिहार, 71st बीपीएससी करंट अफेयर्स, ऐसे करके हम बनाते चले जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस सर्च कीजिएगा 71st बीपीएससी बिहार वर्मा जीएसजी के, आपको वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।